मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान के गजनी से, जहां पर मोहम्मद घौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर रखा था और आज पृथ्वीराज चौहान को सजा मिलने वाली है। घौरी पृथ्वीराज चौहान को बार बार ये कहता है कि आप घुटने टेक दो तो मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हमेशा की तरह अपने घुटने टेकने से इनकार कर देता है। सजा के तौर पे पृथ्वीराज चौहान को 2 शेरों के सामने लड़वाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो भी तब जब पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी गई थी। सुना है पृथ्वीराज चौहान अकल का अमीर और कानों का धनी है और आज इसी बात का उनको प्रमाण देना था जनता के सामने। इसके थोड़ी देर बाद ही एक शेर को पृथ्वीराज चौहान के सामने छोड़ दिया जाता है और उस शेर की सिर्फ आवाज से ही पृथ्वीराज चौहान को महसूस करना था और उससे लड़ना था। वो शेर जब पृथ्वीराज चौहान के नजदीक आता है तो पृथ्वीराज चौहान बड़े ही आराम से उस शेर को मार देता है। थोड़ी देर बाद पृथ्वीराज चौहान के सामने 2 शेरों को छोड़ दिया जाता है। अब 2 शेर को देखकर जनता को ये लगता है कि पृथ्वीराज चौहान शायद हार जाएंगे, लेकिन पृथ्वीराज बहुत ही आसान तरीके से उन दोनों शेरों को ही हरा देता है। इसके बाद कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम कन्नौज के राजकुमारी संयुक्ता को देखते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत करती थी और वो दोनों ही हमेशा एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। फिर भी उन दोनों ने ही एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, जो कि उनके खत में साफ दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गजनी से मोहम्मद घौरी का भाई मीर हुसैन का एक दूत आया है। वो दूत एक पैगाम लेकर आया है पृथ्वीराज चौहान के लिए। दूत उनसे ये कहता है कि मोहम्मद घौरी और मीर हुसैन के बीच में बगावत हो चुकी है और अब मोहम्मद घौरी मीर हुसैन को मारना चाहता है और इसलिए मीर हुसैन आपके शरण में आना चाहता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस दूत से पूछता है कि आखिर उन दोनों के बीच में ये बगावत किस वजह से हुई है। तो दूत उससे ये कहता है कि मोहम्मद घौरी के बीवी को मीर हुसैन भगा कर लेकर गया है। एक्चुअली मोहम्मद घौरी की वाइफ एक नाचने वाली थी और मीर हुसैन और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अगर मीर हुसैन को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही है। सम्राट कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सामंतों से जरूर पूछते थे और जब वो अपने सामंतों से पूछते हैं तब काका कान्हा उनसे कहते हैं एक नाचने वाली के लिए हम सुल्तान से क्यों झगड़ा करें। तो सम्राट उनसे कहते हैं कि क्या नाचने गाने वाली की कोई इज्जत नहीं रहती। काका कहते हैं कि आप शायद भूल गए हैं कि गजनी का महमूद बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब पृथ्वीराज चौहान कहता है कि नहीं भूले हैं हम कि कैसे गजनी के मोहम्मद ने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था और सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को कैसे महमूद के मस्जिद के सामने रखा गया था, ताकि आने जाने वाले उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर से आए जाए और अपने पैर की धूलों को साफ करे। इसके बाद काका कहते हैं तो फिर आप क्यों मीर हुसैन को शरण देना चाहते हैं। तो सम्राट कहते हैं कि वो युद्ध के भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। शरण में आए हुए व्यक्ति का रक्षा करना हिंदू की धर्म है और अपने रक्त के अंतिम बूंद तक मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। इसलिए सारे सामंतों को सम्राट की बात माननी पड़ती है और अगले ही दिन वो लोग मीर हुसैन को लेने के लिए चले जाते हैं। सम्राट ने मीर हुसैन को शरण तो दे दिया था, लेकिन सब लोग जानते थे कि मोहम्मद घौरी अपने भाई से बदला जरूर लेगा और अगले ही दिन सम्राट के दरवाजे पर मोहम्मद घौरी का एक दूत आता है। वो ये कहता है कि मीर हुसैन ने मोहम्मद घौरी के बीवी को भगाने की जुर्म की है, तो आप मीर हुसैन को मोहम्मद घौरी के हवाले कर दीजिए और चाहे तो सम्राट मोहम्मद घौरी की बीवी को अपने पास रख ले। तो सम्राट दूत से यह कहता है कि वो अपनी गर्दन काट कर दे सकता है, लेकिन अपने शरण में आए हुए व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब तक पृथ्वीराज चौहान का एक एक सिपाही एक एक सामान जिंदा है, तब तक मीर हुसैन हिंदुस्तान में सर उठाकर जिएगा। यहाँ पर मोहम्मद सम्राट को युद्ध की चुनौती दे देता है। इसके बाद दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और इस युद्ध को हम तरहान के युद्ध के नाम से जानते हैं और इस युद्ध के बारे में हम हिस्ट्री के बुक में कई बार पढ़ चुके हैं। मोहम्मद घौरी की एक विशाल सेना थी, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन इन युद्ध के बारे में इस फिल्म में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद युद्ध शुरू होता है और मोहम्मद घौरी के तरफ से बहुत सारे तीर पृथ्वीराज चौहान के सेनाओं की तरफ छोड़ा जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना भी तैयार थी और एक विशाल ढाल तैयार करके इन तीरों को वो लोग रोक लेते हैं और इसके बाद इन्हीं ढालों का सहारा लेकर उनके पीछे से बहुत सारे तीरों को छोड़ा जाता है, जो कि मोहम्मद
मोहम्मद गौरी के सेनाओं को नहीं दिख पाते हैं और ऐसे ही इन तीरों की वजह से मोहम्मद गौरी के बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। सम्राट अपनी सेना को दोनों तरफ से आक्रमण करने का हुक्म देता है और सेना भी यही करते हैं और फिर इसके बाद वो लोग मोहम्मद गौरी के सेनाओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिर में काका मोहम्मद गौरी को उसके हाथी से नीचे गिरा देते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा एक्शन वाला फाइट होता है। लेकिन हम सभी को पता है कि लास्ट में क्या होने वाला है। सम्राट बहुत ही आसानी से मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद एंट्री होती है सोनू सूद यानी कि चंद बरदाई की। चंद बरदाई ज्योतिष और कवि दोनों हैं और वो सम्राट के पास साई की तरह उनके साथ रहते हैं। मोहम्मद गौरी चंद बरदाई से ये कहते हैं कि उनको मौत की सजा दे दी जाए, लेकिन चंद बरदाई उनसे ये कहते हैं कि आप हारे हैं और अगर आपको मौत की सजा दे दी जाए तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी विजय तो तब होगी जब वो हारे और वही आपको मौत की सजा भी दे। लेकिन ये सब बातें मोहम्मद गौरी को बाउंसर जाती हैं, मतलब उनको को समझ नहीं आता। इसके बाद चंद बरदाई उनसे ये कहते हैं अगली मुलाकात में हम आपको सब कुछ बता देंगे। अगले दिन सबको ये लग रहा था कि शायद आज सम्राट मोहम्मद गौरी को मौत की सजा देंगे, इसलिए काका ने अपनी आंखों की पट्टी भी नहीं पहनी थी। काका कान्हा की आंखों की पट्टी की भी अलग कहानी है। एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान के काका यानी कि काका कान्हा एक महान योद्धा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रण लिया था कि अगर पृथ्वीराज चौहान के सामने कोई अपने मूंछों को ताव देगा तो वो उसका सर काट लेगा या फिर खुद ही मर जाएंगे। ऐसे ही एक बार एक राजा ने सम्राट के सामने अपने मूंछों को ताव दिया था और काका कान्हा ने उनको जान से मार दिया था। तो सम्राट ने काका कान्हा को सजा दी थी और सजा के तौर पर उन्हें जिंदगी भर अपने आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा गया था और वो अपने आंखों के पट्टी को तभी खोल सकते हैं जब कोई युद्ध हो या फिर वो किसी औरत से प्रेम कर रहे हो। लेकिन काकी तो कई साल पहले ही मर चुकी थी, इसलिए आंखों की पट्टी खुलने का सहारा बस युद्ध ही है। आगे हम देखते हैं कि सम्राट ये फैसला लेता है कि वो मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा। सारे सामान मना करते हैं और वो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को मौत की सजा दे दी जाए, लेकिन सम्राट उसे एक और मौका दे देते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर का राजा तो था ही, उन्हें दिल्ली का राजा भी बना दिया जाता है। लेकिन जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पता चलती है तो वो बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का अगला राजा तो वही बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता है और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है, लेकिन ये बात जयचंद को नहीं मालूम। अगले सीन में हम देखते हैं कन्नौज का एक दूत पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आता है और वो दूत पृथ्वीराज चौहान से ये कहते हैं कि कन्नौज के राजा राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें राजसूय यज्ञ के बारे में पता चलता है। पुराने समय में बड़े बड़े राजा राजसूय यज्ञ इसलिए करते थे ताकि वो अपनी सीमाओं को बढ़ा सके और छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल कर सके, और जो राजा कर नहीं देना चाहते थे उनसे जबरदस्ती युद्ध करके कर वसूला जाता था। अब यहाँ पर राजा जयचंद सम्राट से कर तो वसूल नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पैगाम में सम्राट से आधी दिल्ली मांगते हैं और अगर वो आधी दिल्ली नहीं दे सकते हैं तो वो युद्ध के लिए तैयार रहे। तो सम्राट भी ये कह देते हैं कि वो उनका निमंत्रण स्वीकार करता है, लेकिन युद्ध का। लेकिन यहाँ पर जयचंद एक और षड्यंत्र रचता है कि वो इस युग में संयोगिता का स्वयंवर कर देगा और इस यज्ञ में सम्राट के सारे दोस्त सारे दुश्मन भी शामिल होंगे। लेकिन सम्राट इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि सम्राट ने उनके न्योते को ठुकराया है और अगर सम्राट उनके निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लेते तो उन्हें आधी दिल्ली देनी पड़ती। अब यहाँ पर संयोगिता जयचंद को ये कह देते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उसी यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे देगी। इसके बाद संयोगिता वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जयचंद को ये भी पता चलता है कि अगर कोई निमंत्रण को इनकार कर दे तो पहले उसे युद्ध में हराना होगा, उसके बाद ही ये यज्ञ संभव है। लेकिन यहाँ पर भी इस रूल्स को ब्रेक करने के लिए उनके पास एक आइडिया था। वो लोग वहाँ पर उस आदमी का एक पुतला बना सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पृथ्वीराज चौहान का एक सोने का पुतला वहाँ पर बना देते हैं और उसे दरबान के रूप में उनके दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। अगले दिन स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता सबको ये कह देती है कि वो पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत करती है और वो जाकर पृथ्वीराज चौहान के पुतले को ही माला पहना देती है।
जयचंद इससे पहले कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई और काका को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सम्राट के आते ही संयोगिता की नजर उनसे हट नहीं रही थी, क्योंकि संयोगिता ने सम्राट को पहली बार देखा था और सम्राट के आते ही संयोगिता उनके घोड़े के ऊपर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण तो नहीं किया गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर फिर भी आया था और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान गलत भी नहीं था, क्योंकि वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और वहाँ से ही संयोगिता को लेकर चला भी गया। अब जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर अपने महल में आते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के घर के बुजुर्ग लोग उन्हें ये कहते हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, और वो लोग ये चाहते हैं कि सम्राट संयोगिता को जयचंद के पास सम्मान से वापस छोड़ के आए। जिसके बाद हम जयचंद से बात कर बकायदा उनके घर बहुत इज्जत से बारात लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संयोगिता उन बुरे आदमी को ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि उनका मुंह बंद कर देती है। अगले दिन पूरे रीति रिवाज के साथ संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी करवा दी जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को दरबार में ले जाकर यज्ञ सम्मान भी देते हैं और वो अपने प्रजाओं में सारे महिलाओं से ये कहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में डायरेक्ट संयोगिता से बात कर सकते हैं। इसके बाद संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान अपने कुल देवी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयचंद अपने आर्मी को ये कहता है कि तुम लोग जाकर गौतपुर की फोर्ट को आक्रमण करो और उसे कैद कर लो। दूसरी तरफ सम्राट की सेना को भी पता चल चुका था कि जयचंद की सेना गौतपुर के फोर्ट पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि सम्राट यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो तो कुलदेवी के दर्शन के लिए गया था। इसीलिए ये युद्ध उन्हें बिना सम्राट के ही लड़ना था। इसके बाद सम्राट की सेना और जयचंद की सेना के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है। यहाँ पर सम्राट की सेना बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करती है, लेकिन यहाँ पर काका के साथ साथ 64 सेना और सामान भी मारे जाते हैं। लेकिन ये युद्ध सम्राट की सेना जीतती है। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान अपने पूजा से वापस आते हैं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि काका और उनके बहुत सारे सैनिक और सामान मर चुके थे। इस सीन में हम देखते हैं कि जो लोग शहीद हुए थे उनके घर के लोग आते हैं और सम्राट से ये कहते हैं कि उनकी जगह वो लेना चाहते हैं और मातृभूमि की रक्षा में अपनी जान को निछावर करना चाहते हैं। और सम्राट भी उन्हें पगड़ी पहनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जयचंद तो हार चुका था, तो वो मोहम्मद गौरी के पास एक सौदागर को भेजता है और उनसे सौदा करता है। अब यहाँ पर सौदागर मोहम्मद गौरी को ये कहता है, अगर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जिंदा कैद करके जयचंद के पास भेज दिया तो जयचंद मोहम्मद गौरी को बहुत सारा रकम देगा। अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी जयचंद की बातों पर राजी हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के सेना के बीच में बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। 10 दिन हो चुके थे और अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला था। यहाँ पर एक सीन में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के सेना मोहम्मद गौरी से ये पूछते हैं कि उनकी सेना और हमारी सेना एक जैसी है, बल्कि हमारी सेना तो उनसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्यों हार जाते हैं और वो क्यों जीत जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी अपने सेना से ये कहते हैं कि जिस जगह को हम जगह कहते हैं वो लोग उस जगह को अपनी मातृभूमि कहते हैं और उस मातृभूमि के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी यहाँ पर ये समझ गया था कि पृथ्वीराज चौहान को सामने से नहीं हरा सकता है, इसलिए वो उसे छल कर हराने की कोशिश करता है। अब मोहम्मद गौरी अपने कई सारे लोगों को पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर भेज देते हैं। अब मोहम्मद गौरी के लोग जाकर पृथ्वीराज चौहान के कई सैनिकों को मार देते हैं और वो लोग जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर चारों तरफ आग लगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है तो वो बाहर आकर उन लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी के कई सारे सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों के ऊपर तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और इसी छल के कारण उन्हें बंदी बनना पड़ता है। तो यहाँ पर संयोगिता को ये पता चलता है कि सम्राट बंदी बन चुके हैं और मोहम्मद गौरी के सैनिक किसी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। संयोगिता यहाँ पर ये कहती है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। इसके बाद वो सामंतों की सारी स्त्रियों को पास बुलाती हैं, क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले थे। जैसे ही यहाँ पर यज्ञ समाप्त होता है, सारी औरतें उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। यहाँ पर चंद बरदाई मोहम्मद गौरी से दूसरी बार मिलते हैं। पहली मुलाकात में चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को ये कहा था कि आप हारे हैं और अगर आपको मौत की सजा दे दी जाए तो सम्राट की विजय इसमें नहीं होगी, बल्कि सम्राट की विजय तो तब होगी जब वो हारे फिर भी वही आपको मरने की सजा भी दे। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की शान मिट चुकी है, क्योंकि अब तो सम्राट के पास दोनों आंखें भी नहीं है। तो यहाँ पर चंद बरदाई मोहम्मद गौरी को एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि जुगनू को घमंड है कि उन्होंने सूरज को कैद कर लिया, लेकिन जुगनू को कहाँ पता है कि उनके शहर में
सूरज उगा ही कब था। पृथ्वीराज चौहान के चाहने वालों को लगता है कि वो सूरज थे और उनके सामने गौरी समेत सब लोग जुगनू। चंद बरदाई मोहम्मद गौरी से ये भी कहते हैं कि आपने अभी तक पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को देखा ही कब है। उन्होंने तो अभी तक बस उन्हें धोखे से ही हराया है। चंद बरदाई यहाँ पर मोहम्मद गौरी से ये कहते हैं कि जब भी मोहम्मद गौरी के सैनिक लड़े तो वो सम्राट से आहट कर लड़े और चंद बरदाई बस इतनी इजाजत मांगते हैं कि जब वो लोग लड़े तब चंद बरदाई अपने स्वामी के लिए कविता पढ़ सके। मोहम्मद गौरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगले दिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है तब वहाँ के प्रजा उनके लिए जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के लिए चुनौती ये थी कि उनको धनुष के साथ तीर दिए जाएंगे और उनके सामने 7 सिपाही को खड़ा कर दिया जाएगा और अगर उन्होंने एक भी तीर से एक भी सैनिक को मार दिया तो वो तो आजाद हो जाएंगे ही, उनके साथ साथ उनके सारे सिपाही भी आजाद हो जाएंगे। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के पास 7 तीर है और 7 मौके। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस चुनौती को ठुकरा देते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें इतना बड़ा मौका नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक ही मौका चाहिए जिसमें एक ही मौका होगा, एक ही तीर होगा और एक ही सिपाही होगा और वो सिपाही और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी होगा। मोहम्मद गौरी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मैदान में उतर जाता है अपने घोड़े और भाले को लेकर। गौरी को ऐसा लग रहा था कि वो बड़े ही आसान तरीके से पृथ्वीराज चौहान को मार देगा। इस सम्राट की तो दोनों आंखें है ही नहीं और वो आहट करके ही सिर्फ मार सकता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है और वो अलग अलग रास्ते से आकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सप्तवेदी बाण चलाने में निपुण है। से ही मोहम्मद गौरी सम्राट के पास आता है तो सम्राट एक ही तीर से उसे मौत के घाट उतार देता है। मोहम्मद गौरी तो मारा जा चुका था, लेकिन चंद बरदाई जैसे ही सम्राट के पास आते हैं तो मोहम्मद गौरी के सैनिक चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान को ढेरों तीरों के साथ छल्ली कर देते हैं और यहाँ पर दोनों ही शहीद हो जाते हैं। बात सच है कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं बख्शा होता और अगर ये जयचंद जैसे लोग ऐसे षड्यंत्र नहीं रचते तो शायद आज हमारी हिस्ट्री कुछ और होती। फिल्म में हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जिन लोगों को हिस्ट्री बहुत पसंद है उनके लिए ये फिल्म एक गिफ्ट की तरह है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।